बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ा सिद्दीकी एक नए अदबी चेहरे और एक नई किताब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज की किताब है इकबाल खुर्शीद की तकून की चौथी जहद। ये दो नावलेट हैं। एक तो नावलेट है तकून की चौथी जहद, ये इसका पहला नावलेट है, और दूसरा है गर्द का तूफ़ान। जो तकून की चौथी जहद है, इसके बारे में तो जितने भी पढ़ने वाले इस किताब के इस नावल के पढ़ने वाले हैं, उन्होंने इसके बारे में तो भरपूर तबसरे किए हैं, बहुत सारे तबसरे मौजूद हैं। लेकिन जो गर्द का तूफ़ान है दूसरा नावलेट, उसके बारे में बहुत कम कहा और लिखा गया है। ये दूसरे नावलेट के बारे में ही इकबाल खुर्शीद का कहना है कि ये कराची के नाम इंतसाब है, जो शायद एक सुबह अपनी राख से फिर जी उठे। इकबाल खुर्शीद को कराची के मंजर नामे में कराची राख राख नज़र आता है। वहाँ का मंजरनामा जो कुछ उन्होंने देखा और उसे बयान किया, उसके किरदार जो कराची का मंजरनामा पेश करते हैं, वो वाकई ऐसा ही धुआं धुआं है, ऐसा ही राख राख है। इसे ये राख राख और धुआं धुआं करने वाले कोई और नहीं, वहीं के गैंगस्टर हैं, वहीं के वो लोग हैं जिन्होंने अपने मफादात के लिए लिसानी फ़सादात कराए, फिर उन फ़सादात की आड़ में खून की होली खेली, लाशें गिरी, कटी पहाड़ी का पस मंज़र ये नावलेट बयान करता है। किरदार जो हैं वो असला लिए फिरते हैं। एक किरदार असले का दिलदादा है, उसे खून आलूद माहौल से लज्जत हासिल होती है। दूसरा किरदार, मेन किरदार जो इस नावल में है, वो ज़ेर नाफ लज्जतों का मुतलाशी है, वो हज़ उठाता है ज़ेर नाफ हरकतों की बिना पर। जिन्स का अंदाज़ जो है इकबाल खुर्शीद के यहाँ बड़ा ढका छुपा है। ये हिंदुस्तान के लिखने वालों, कोई भी लिखने वाला हो, उसमें चाहे मुशर्रफ आलम ज़ौकी हो, चाहे रहमान अब्बास हो, चाहे कोई और हो, उनके यहाँ सेक्स का खुलेआम इजहार मिलता है। रहमान अब्बास ने अपने नावल रोज़न में हिंदुस्तान की, ख़ास तौर पर दिल्ली की तहज़ीब को पेश किया है, वहाँ की मंजरनामा पेश किया है। उसमें उस बाज़ार और उन गलियों का भी भरपूर अंदाज में ज़िक्र किया है। लेकिन इकबाल खुर्शीद ने एक सरसरी सी ज़बान इस्तेमाल करते हुए सरसरी सा ज़िक्र किया है ज़ेर नाफ लज्जतों का, हज़ उठाने का, जो उसमें जिससे मफ़हूम अदा होता है, फ़ौरी तौर पे समझ आती है कि इकबाल खुर्शीद क्या कहना चाहते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे ये नावल कराची में होने वाले वाक़यात और उसका पस मंज़र बयान करता है। इकबाल खुर्शीद ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहानी को आगे बढ़ाया है, अपने किरदार खूब तराशे हैं। वो दोस्त जो होटल के पे बैठे थे और आखिर तक बैठे रहे, और फिर वो नशिस्त आखिरी मंज़र में खाली नज़र आई। ये दरअसल कराची में ये नावल दरअसल कराची में होने वाले वाक़यात की निशानदही करता है। कराची जो रोशनियों का शहर था, वो राख राख हो गया। अब शायद अब की जो अब हालात हुए हैं, जो वहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, उससे शायद उस राख से कराची फिर जी उठे। ये इकबाल खुर्शीद का कहना है। अच्छा खूबसूरत नावल है, एक नशिस्त में पढ़ा जाने वाला नावल, जिसके बारे में मुस्तनसर हुसैन तार का कहना है कि इकबाल खुर्शीद इस नावलेट के बाद मेरे लिए एक बड़ा नाम है। शमसुर रहमान फारूकी का कहना है कि ये नावलेट एक कामयाब कोशिश है। हसन मंजर कहते हैं कि नावल बहुत असरअंगेज़ है। मुशर्रफ आलम ज़ौकी का कहना है कि एक बड़ा नावलेट जो नई सिमत का तयन करेगा। बाकिर नकवी कहते हैं उर्दू नसर की खेती में नए फूलों का बीज बो दिया है इकबाल खुर्शीद ने। इसमें बहुत सारी
اس کی جو پیش لفظ ہے وہ مستنصر حسین تارڑ نے لکھا ہے. کہتے ہیں کہ روایت اور اسلوب سے بغاوت وہی کرتے ہیں جو یا تو بیوقوف ہوتے ہیں کہ اپنے احساس کمتری کو پوشیدہ رکھنے کی ناکام کوشش میں اپنے تئیں دوسروں سے الگ ہو کر نمایاں ہونے کی صحیح کرتے ہیں، اور یا پھر اقبال خورشید ہوتے ہیں. وہ جان بوجھ کر بغاوت پر آمادہ نہیں ہوتے، بلکہ بقول مصطفیٰ زیدی، شعلہ جس نے مجھے پھونکا میرے اندر سے اٹھا، کہ مستاق اس شعلے میں راکھ ہوتے ہیں، ایک نیا جنم لیتے ہیں اور روایت اور اسلوب کے الگ راستے اختیار کر لیتے ہیں. میں اقبال خورشید کے خاموش قدموں کی آواز سنتا ہوں. وہ آتا ہے، ہمیشہ آتا رہے گا، اور اس کے قدموں کا زیریں مس ہے جو میری مسرتوں کو درخشاں بنا دیتا ہے. شہر بارش کی قید میں تھا، میری روح کا نغمہ اس شام میلوں پرے تھا، اور دیواروں پر ایک چیونٹی رینگ رہی تھی. آواز دور سے آتی محسوس ہوئی، مجھ میں کنول کھلا. جانے کیوں گھر میں چیونٹیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. جنت سے اترنے والی زرد تتلیوں نے اسے ڈھانپ رکھا تھا. اقبال خورشید ناولٹ کے بعد میرے لیے ایک بڑا نام ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ کے زمانے میں اسے ایک بڑے ادیب کے طور پر تسلیم کریں گے لوگ، اگر وہ مسلسل لکھتا رہا. اقبال خورشید صحافی ہے، قلمکار ہے. وہ انٹرویو لکھتا ہے، لیکن صحافیوں کے انداز میں نہیں. وہ لکھتا ہے اس طرح کہ اس کے انٹرویو ادب کی حیثیت رکھتے ہیں. اس میں ادب کی چاشنی ہوتی ہے. وہ خبر رپورٹ نہیں کرتا، وہ ادب لکھتا ہے. مستنصر حسین تارڑ نے صحیح کہا ہے کہ وہ اگر لکھتا رہا جیسا کہ وہ لکھ رہا ہے تو بڑے اور اعلیٰ پائے کے ناول تخلیق کرے گا. اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. رضا صدیقی کو اجازت دیجیے. ایک نئی کتاب اور ایک نئے ادبی چہرے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.